नमस्कार। आज का नहीं, आज थर्ड वीडियो है। हाँ, तो ऐसे थोड़ा नॉस्टैल्जिक कुछ बनाने का मन कर रहा था, तो ये मैंने फ़िल्टर लगाया है। सो इट्स रियली लुकिंग गुड। चलते हैं वीडियो। नमस्कार, आज का थर्ड वीडियो है और मुझे कुछ टॉपिक आज मिल नहीं रहा था कि मुझे समझ नहीं आ रहा था क्या बात करूँ। तो अभी फ़िलहाल मेरा रिसर्च टॉपिक चल रहा है, तो मुझे लगा उसका एक अंश निकाल के जो मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगा, लेकिन मैं वो पेपर में नहीं लिख सकती, उसके बारे में हम डिस्कस कर सकते हैं। तो आज का टॉपिक है रिसर्च इमेजिनेशन। सिंपल टर्म्स में इसको भी और आगे अच्छे से समझेंगे, पूरी वीडियो बची हुई है। तो रिसर्च इमेजिनेशन पर ये पूरा डिस्कशन होगा आज का। कि मैं एक बार ऐसे ही बैठी हुई थी क्लास के बाद की डिस्कशन के बाद, तो एक प्रोफेसर ने इस चीज़ को मेंशन किया था कि जैसे नॉर्मल बात चल रही थी कि सब थ्योरेटिकल पॉइंट रख रहे थे कि अरे उस बुक में हमने ऐसे पढ़ा है, उस बुक में हमने ऐसा पढ़ा है, तो आप बता सकेंगे कि हम उसको किस रिसर्च के टॉपिक पे या क्या पोटेंशियल टॉपिक निकल के आता है उसमें से, कि जिस पे हम रिसर्च कर सकें, खुद का ओरिजिनल कंट्रीब्यूशन देख सकें। तो सब अपना अपना पूछ रहे थे, तो मेरे दिमाग में एक सवाल आया कि जो थियोरेटिकल नहीं था, जो कि पूरा इमेजिनेशन से भरा हुआ था, कि अगर हम उस चीज़ को एक मेथड को दूसरे मेथड के साथ जक्स्टोपोज करें या एक साथ उसको लाके खड़ा कर दें, जो कि अलग अलग फील्ड के हैं, तो वो कैसा इंटरेक्ट करेगा साथ में। तो वो जो बेसिक मटेरियल है जिस पर रिसर्च की जा रही है, उसके साथ वो इंटरेक्ट करेगा, तो वो साथ में कैसे रिएक्ट करेगा वो मेथड एक साथ, जिस मेथड के थ्रू हम रिसर्च ऑब्जेक्ट को पढ़ रहे हैं, और साथ में उस रिसर्च ऑब्जेक्ट पे क्या फ़र्क डालेगा, क्या उसमें चेंजेस या कुछ पैटर्न हमें अलग से नोट करने को मिलेंगे, क्योंकि हम दो मेथड्स अलग डिसिप्लिन से और बड़े ही सिमिलर बेस के साथ लेके आ रहे हैं, लेकिन उनका फंक्शन दोनों का अलग है। तो ये केवल ओवरव्यू है, इसकी डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है, कौन सा टॉपिक था, क्या नहीं। तो उसमें ये निकल के आया कि जब टीचर ने पूछा कि आपने कहाँ से पढ़ा है कि आपको लग रहा है कि आप ये दो मेथड लगा सकते हो, तो मैंने बड़े बचकानी आवाज़ में कहा कि नहीं, मेरा ये इमेजिनेशन है, ऐसा कुछ असली में नहीं होता, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है क्योंकि मैंने उसके बारे में, चीज़ों के बारे में पढ़ा है, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि हम ये दो मेथड भी लगा के साथ में देख सकते हैं, कुछ नया रिजल्ट आएगा। क्योंकि रिसर्च इज़ ऑल अबाउट हाइपोथेसिस से शुरू हो के आगे काम जाता है ना। तो मेरे लिए हाइपोथेसिस वाला चीज़ बहुत ऐसा लगता है कि इमेजिनेटिव है, एक इंट्यूटिव तरीके का काम है, काइंड ऑफ वर्क है, जो आप जितना भी लिटरेचर पढ़ते रहोगे, ऑब्जेक्ट से, मटेरियल से इंटरेक्ट करोगे, तो आपको अपने आप पता चल जाएगा कि कहाँ रिसर्च गैप है या कैसी चीज़ें हैं। तो उस दौरान टीचर ने तब बोला कि ये जो ये इमेजिनेशन की चीज़ है, ये बहुत इंटरेस्टिंग है कि इस दुनिया में चीज़ें मटेरियलाइज बाद में करती हैं, और वो मटेरियलाइज होने से पहले हमारे दिमाग में पहले वो क्रिएट हो चुके थे। और आज के वक्त में जो एआई का आधुनिक युग आ चुका है, जहाँ पे हम थोड़ा सा कुछ सोचते हैं कि यार वो चीज़ वैसे की वैसे बन सके, उसका मॉड्यूलेशन कर दिया, उसको थोड़ा चेंज कर दिया, या उसमें कुछ मॉडिफाई, कुछ तोड़ दिया, कुछ ऐड कर दिया, कुछ रिमिक्स कर दिया, अलग अलग चीज़ों के ऑप्शन होते हैं, तो हम वो कर देंगे। तो वो एक इमेजिनेशन का ही प्रतीक है कि हमारे दिमाग में आइडिया आया, फिर वो आइडिया एक मटेरियल फॉर्म में बनने लग गया। तो यहाँ पे आइडिया बहुत इंटरेस्टिंग है कि किस तरीके से आइडिया अब मटेरियल कल्चर पे रूल करना नहीं बोलेंगे, लेकिन मटेरियल कल्चर को गाइड कर रहा है, और आने वाली जनरेशन का या आने वाले मटेरियल कल्चर का जो आज की कंटेम्प्रेरी सोसाइटी में आ रहा है। तो एक बुक है मोर देन रियल, अगर आप इंटरेस्टेड है तो आप उसको देख सकते हैं। गूगल पे शायद उसका PDF नहीं होगा, लेकिन उसको कहीं से एक्सेस कर लो तो बहुत बढ़िया, और एक्सेस करके मिल जाए तो मेरे साथ भी अगर शेयर कर सको कमेंट सेक्शन में तो बहुत यूज़फुल रहेगा, क्योंकि मेरे पास नहीं है, मैंने उसका इंट्रोडक्टरी इधर उधर से कहीं से ले के पढ़ा है। तो मोर देन रियल है, वो बुक है डेविड सिलमान की, जो कि एक लिंग्विस्टिक
स्कॉलर भी हैं और कल्चरल एनालिस्ट भी हैं कि कल्चर को पढ़ा जाए किस तरीके से, किस ढंग से पढ़ा जाए, वो सारी चीज़ उसमें बताई जाती हैं उनके इस फील्ड ऑफ स्टडी में। तो उनका ये बुक है किस तरीके से मोर देन रियल में, कि हम दिमाग में जो सोच रहे हैं, हमारे दिमाग में क्योंकि जो विचार आ गया हमने उसको रियलिटी मान लिया, क्यों अब वो जब तक मटेरियल टर्म्स में आएगा, जब तक दिमाग का कोई एक आइडिया मटेरियल टर्म्स तक आएगा, पहले वो 100 साल लगते थे या बहुत डेकेड्स लगते थे उस चीज़ को मटेरियल आने में, क्योंकि आइडिया और मटेरियल का जो ट्रांसलेशन है वो बहुत स्लो प्रोसेस है। लेकिन जैसे जैसे अलग अलग टेक्नोलॉजीज़ आई, अलग अलग तरीके आए, तो वो बहुत फास्ट पेस्ड है, फास्ट पेस हो गया है। और जैसे हम बात करते हैं उन फील्ड्स का जो सब्जेक्टिव बहुत ज़्यादा है अपने आप में, जैसे फ़िलासफ़ीज़ है, साइकोलॉजी है, कि इसके एक्सपेरिमेंट्स हैं वो बहुत सब्जेक्टिव है, केवल एक्सपेरिमेंट की बात की जा रही है यहाँ पे। तो वो सारे सब्जेक्ट इसी चीज़ पर निर्धारित हैं कि वहाँ पे रियलिटी को किसी मटेरियल या किसी टेंजिबल जिस चीज़ को हम हाथ से पकड़ सकें उधर तक उतना ही लिमिट नहीं किया है। रियलिटी वहाँ पे बियॉन्ड है, वो रियलिटी जो हम फील कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, और अपने अंदर की जो सेंसिटिविटीज़, जितने भी सेंसिबल ऑर्गन्स हैं उसके थ्रू उसको महसूस कर सके, तो वो रियल है। ये डेफिनेशन दी जाती है उन लोगों के थ्रू, या एक्सपेरिमेंट्स के दौरान ये डेफिनेशंस निकल के आती हैं। तो अब किस तरीके से इमेजिनेशन रूल कर रहा है वर्ल्ड, अब इसको बोलेंगे, अगर केवल एक बुक के ऊपर बोलेंगे तो ऐसा लगेगा कि वेग है, इसका रियल लाइफ एप्लीकेशन कहाँ है। इसका रियल लाइफ एप्लीकेशन देखने को मिलता है मेजर अभी ह्यूमैनिटीज़ के 3 स्ट्रीम्स में देखने को मिलता है। एक है एंथ्रोपोलॉजी, एक सोशियोलॉजी और एक हिस्ट्री। इसमें अलग अलग नाम से इस इमेजिनेशन को जाना जाता है, जैसे कि हिस्टोरिकल इमेजिनेशन और सोशियोलॉजिकल इमेजिनेशन और एंथ्रोपोलॉजिकल इमेजिनेशन, और एक और है जो क्रिटिकल स्टडीज़ में भी इंट्रोड्यूस होता है कभी कभी, वो है क्रिटिकल क्रिटिकल इमेजिनेशन। तो ये 3 चीज़, मतलब 3 नहीं 4 हैं जिसके थ्रू इमेजिनेशन को और एक्सप्लोर किया गया है अलग अलग काम में, और इनके ऑथर्स भी हैं अलग अलग, मुझे उनके नाम भी एकदम मुँह ज़ुबानी याद नहीं है, मैं डिस्क्रिप्शन में उसको डाल दूँगी। तो किस तरीके से वो ऑथर हैं, वो इस इमेजिनेशन के सब्जेक्ट को और ज़्यादा आगे पुश कर रहे हैं कि मैं अब केवल इमेजिन, जो दिमाग में रिफ्लेक्शन आ रहा है किसी सवाल को लेके, किसी जवाब को लेके, वो भी एक बहुत इम्पोर्टेंट एक वो बना रहा है, एक सिस्टम ऑफ नॉलेज बना रहा है हमारे लिए। क्योंकि अब नॉलेज केवल वो नहीं है जो हमारे सामने पड़ी पड़ी या रखी रखाई मिल गई, बस वो नॉलेज है, उसके अलावा कुछ नॉलेज नहीं है। नॉलेज हमारे दिमाग के अंदर भी है, नॉलेज हमारी इमेजिनेशन, जो पहला आइडिया आया वो भी नॉलेज का एक बहुत बड़ा पार्ट बन जाता है। तो ये उसका मतलब एकेडमिक बैकग्राउंड है इमेजिनेशन का, जो आज का टॉपिक है। तो उसमें मेरा जो इंटरेस्ट है उस पर हम आते हैं। उसके अंदर ज़्यादा से ज़्यादा यही चीज़ है कि जो मेरा तरीका है कि रिसर्च इमेजिनेशन, जहाँ पे एक टूल, जैसे एग्जांपल के लिए कि एथनोग्राफिक टूल करंट स्टडीज़ में, कंटेम्प्रेरी सोसाइटीज़ में यूज़ किया जाता है, लेकिन मेरा इंटरेस्ट आया कि हम अगर एथनोग्राफिक टूल्स, केवल टूल्स, उसके मेथड्स नहीं, को अगर प्री मॉडर्न सोसाइटी में यूज़ करें तो उसका रिज़ल्ट कैसा निकलेगा, कि जहाँ पे अब हमारे पास वो लोग नहीं हैं मेडिवल सोसाइटी के जिनका हम जा के एथनोग्राफी का मतलब होता है कि हम ऑन फील्ड काम करें, लोगों से बातचीत करके उस चीज़ का एसेंस निकालें, कि सर्वे करें कि किस तरीके से वो काम हुआ है, इंटरव्यू लें, उसको एथनोग्राफिक वर्क कहते हैं। तो वो चीज़ अगर हम प्री मॉडर्न टाइम में नहीं कर सकते क्योंकि वो लोग ही नहीं है हमारे बीच में, तो वहाँ पे आती है बात कि जिन हम सोर्सेज को ट्रीट करते हैं, जैसे टेक्सचुअल सोर्सेज है, उसको हम बहुत रिजिड ट्रीट करते हैं कि इसमें ये शब्द लिखा है तो यही है, उसका एटिमोलॉजी पे चले जाओ या उसका और ज़्यादा ट्रांसलेशन का काम पे चले जाओ, ट्रांसलिट्रेशन के काम पे चले जाओ, तो और ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती रहती है लिटरेचर स्टडीज़ के अंदर। लेकिन मेरा मानना था कि किस तरीके से जो एथनोग्राफिक टूल्स को इस्तेमाल करके हम प्री मॉडर्न सोसाइटी को भी एनालाइज कर सकते हैं
ऑन द बेसिस ऑफ सोर्सेज, कि जैसे मैंने चूज़ किया एक टेक्सचुअल सोर्स, जैसे कोई एक पुराण में विष्णु धर्मोत्तर पुराण लिया, जो कि कश्मीर रीजन में 8th to 9th 10th सेंचुरी के अराउंड उसको सिचुएट किया जाता है। अब किस तरीके से वो टेक्स्ट है, वो काराकोटा डायनेस्टी के अंदर लिखा गया, किस तरीके से वो टेक्स्ट है वो रिफ्लेक्ट कर रहा है उस वक्त की सोसाइटी को, और सिर्फ रिफ्लेक्ट नहीं कि क्या खाते थे क्या पीते थे, कि ये एक जेनरिक व्यू हो गया उस सोसाइटी की लाइफ का, लेकिन किस तरीके से जो डोमिनेंट स्पेस के लिए जो अलग अलग रिलीजन थे उस टाइम पीरियड में वो किस तरीके से कॉन्टेस्ट कर रहे हैं, और जो विष्णु धर्मोत्तर पुराण है वो एक स्टेट स्पॉन्सर्ड टेक्स्ट है, तो किस तरीके से स्टेट जो और ऑफिशियल टेक्स्ट है या स्टेट थियोलॉजी है जो स्टेट द्वारा रेगुलेट किया गया रिलीजन है वो इंटरेक्ट कर रहा है अब पॉपुलर डोमेन ऑफ रिलीजन, मतलब रिलीजन भी नहीं, पॉपुलर डोमेन ऑफ रिलीजियस फिलोसफीज से। तो उसका साथ में सोर्सेज पढ़ना कि किस तरीके से जो ये डोमिनेंट क्लास है, डोमिनेंट नहीं, जो पॉपुलर क्लास है उसकी बिलीफ सिस्टम इतने ज़्यादा इनकोडेड नहीं है अलग अलग सोर्सेज में, हम किस तरीके से उसको अगेंस्ट द ग्रेन पढ़ सकते हैं टेक्सचुअल सोर्सेज के अंदर, ना कि उसको केवल रिजिड बनाना कि वो एक रिलीजियस टेक्स्ट है या अलग अलग तरीके से। तो ये केवल एक छोटा सा एग्जांपल है, बाकी इस चीज़ को मैं थोड़ा और इलेबरेट करूँगी टाइम के साथ, लेकिन जो रिसर्च इमेजिनेशन है वो मेरे लिए बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक इसलिए भी है क्योंकि मेरा हर चीज़ में इमेजिनेशन बहुत लगता है कि अगर उस चीज़ को ऐसे कर दें उस चीज़ को ऐसे कर दें, बस वहाँ पे ज़रूरत होती है ग्राउंडिंग की, एक ग्राउंडिंग होनी चाहिए, थ्योरीज़ में उसकी ग्राउंडिंग हो, उसका एक मैथोलॉजिकल ग्राउंडिंग हो, और एक ऑब्जेक्ट भी हो, एक चुने हुए ऑब्जेक्ट भी हों या उस ऑब्जेक्ट को आप निकाल के रखें जिसके थ्रू आप जो भी इमेजिनेशन है उसको कंक्रीट बेसिस पे एक हिस्टोरिकल टाइम सोशो पॉलिटिकल रियलिटी में सिचुएट कर पाएँ, वो चीज़ है। और अगर एक दो एग्जांपल या एक दो भी नहीं, मुझे थोड़ा सा एग्जांपल और एलेबरेट करना हो रिसर्च इमेजिनेशन को, तो मेरे लिए ये है कि जहाँ पे अलग अलग सोर्सेज को ढूंढ के आई कैन रिफाइन मोर ऑन टू द कि मैं किस तरीके से उस सवाल को और ज़्यादा तरीके से बना पाऊँ। जैसे मुझे किसी टेक्स्ट पढ़ा मैंने, मुझे उसमें मेरे सवाल का जवाब मिल गया कि उस वक्त में ये चीज़ ऐसे होती थी, अब वो जवाब मिल गया, अब उसी जवाब को मैं सवाल वापस बनाऊँ जिससे मुझे और डेप्थ में एक आइडियोलॉजी या एक हायरार्की या पावर स्ट्रक्चर रेगुलेट होता हुआ दिखे उस टेक्स्ट में, बजाय कि उसको एज अ टेक्स्ट पढ़ना या एज अ लिटरेचर या टेक्सचुअल सोर्सेज पढ़ के उसको वहीं तक सीमित रखना, बल्कि उसको अलग अलग मटेरियल से जो हिस्टोरिकल मटेरियल्स हैं उनके साथ जक्सटोपोज करना, दैट इज़ माई थिंक, जो कि मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। और इस जो मैं रिसर्च इमेजिनेशन जिसको कह रही हूँ ये बहुत ज़्यादा अलाइन करता है, ये पूरा का पूरा मेरा जो थीमेटिक कंसर्न है इस टॉपिक से वो मेमोरी स्टडीज़ से बहुत अलाइन करता है कि किस तरीके से प्रेजेंट इज़ ऑल्सो अफेक्टिंग द पास्ट, कि किस तरीके से जो प्रेजेंट में हो रही सिचुएशंस है वो पास्ट को हम किस तरीके से डिकोड कर रहे हैं, किस तरीके से उसका मीनिंग निकाल रहे हैं, वो अफेक्ट करता है। और ये ऐसा नहीं है कि ये केवल पब्लिक डोमेन में है कि लोग जैसे अब वेद का या फिलोसफिकल डिबेट्स जो सनातन धर्म में चल रही हैं उसका बहुत ज़्यादा पुनर्जन्म हुआ है सोशल प्लेटफॉर्म्स पे या पब्लिक प्लेटफॉर्म्स से, जहाँ पर डिबेट चल रही है उसके बारे में या उसके बारे में और डिस्कशंस होती हैं, केवल वहीं तक सीमित नहीं है, लेकिन किस तरीके से वो जो डिबेट है वो डिबेट भी किसी चीज़ पे हो रही है, किस चीज़ पे हो रही है कि इंडियन फ़िलोसफिकल स्कूल्स में 6 फ़िलोसफिकल स्कूल रखे गए हैं जिसमें अद्वैत वेदांता भी एक है, अगर एक एग्जांपल के साथ मैं समझाऊँ तो एक स्केल सेट हो गया है, उसी स्केल के बेसिस पे वो स्केल किसी पुराण में सेट नहीं हुआ है, किसी वेद में सेट नहीं हुआ है, वो चलते चलते आगे जो शिष्य नहीं सॉरी जो गुरु है उन्होंने उसे सेट किया, जैसे आदि शंकराचार्य ने उसको सेट किया। अब किस तरीके से वो टेक्स्ट जो उन्होंने लार्जर स्कूल में डिवाइड कर दिया फिलोसफिकल टेक्स्ट, या फिर कन्फर्मिस्ट नॉन कन्फर्मिस्ट में या डुअलिस्टिक और नॉन डुअलिस्टिक्स में, अब किस तरीके से वो डिबेट
अब जाके और जागरूक हो रही हैं, जहाँ पे अलग अलग और नॉलेज सिस्टम्स को या और फिलॉसफीज़ को इंडियन सब कॉन्टिनेंट की अलग अलग तरीके से पढ़ा जा रहा है कि किस तरीके से हम उनको डिफरेंसेस में रख सकें। तो ये बहुत एक सिंपल सिनेरियो है कि हम फिलॉसफी के बारे में तो डिबेट कर रहे हैं, लेकिन वो फिलॉसफी जिस स्टेज पे आज है वो किस किस पहलू से, किस किस लम्हों से निकल कर हमारे पास आई है। क्योंकि जिसको हम कह रहे हैं कि एब्सोल्यूट पास्ट है, जो पास्ट तब था वो भी वही पास्ट हमारा है, हम ऐसा उसको कहना फिर वो हो जाएगा कि हम बस एक मिस्टिक पास्ट में जी रहे हैं। वो भी फिर एक सोशली कंटेक्चुअलाइज पास्ट नहीं होगा, वो एक दिमाग में बनाया कि यूटोपियन विजन हो जाएगा पास्ट का, ना कि पीढ़ी दर पीढ़ी पीछे जैसे पास ऑन हुआ है। तो उसको ट्रेस करने के लिए बहुत अच्छा फ्रेमवर्क है मेमोरी स्टडीज़ का। तो कभी मुझे फिर कोई टॉपिक ऐसा इंटरेस्टिंग लगे और जो मेमोरी स्टडीज़ के साथ रिलेट करे तो उसको मैं और ज़्यादा डिटेल में और आगे समझाऊंगी। बस, थैंक यू सो मच।